वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट की सेकंड जो टेक्निक्स है वो है अपवाद द्वारा प्रबंध। इट मींस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखिए अपवाद जो होता है आप भी जानते हैं कि क्या है, कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन कभी चलते चलते के अंदर कई बार हमारे सामने कुछ समस्या आ जाती है, कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, झगड़े आ जाते हैं, ठीक है, कुछ अन्य जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम उन्हें किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, आ रहा है आपको समझ में? मतलब जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यानी सब कुछ सही चलते चलते भी कई बार समस्या आ जाना, वो कहलाता है अपवाद। ठीक है, तो ये सिचुएशन सबके साथ में होती है, एक मानव के साथ तो होती है, तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होती है। तो मतलब यहाँ कहने का है कि प्रबंध के अंतर्गत अपवाद का क्या काम हुआ। तो प्रबंध के अंतर्गत अपवाद का काम क्या हुआ कि जब कुछ प्रबंध जब हम करते हैं, यानी व्हेन वी आर डूइंग द मैनेजमेंट या इफ यू आर रनिंग an organization, then we face many conflicts, many problems in our business, but how to solve these problems, that is the main issue in the management. Okay, so what is mean that first of all we will understand the meaning. The main aim of this system is to make management process simple। कि सबसे पहला तो इस सिस्टम का काम क्या है कि जो प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसको इजी बनाना, so that urgent attention is paid on problem, कि ताकि जो अर्जेंट जो समस्या या हमारे सामने जो अभी जो समस्या आई है उसके बाद तुरंत जो है ध्यान देना एरियाज एंड नॉट प्रॉब्लम्स एरियाज एंड नॉट अननेसेसरी टाइम इज वेस्टेड। कि जो हमारा जो अमूल्य जो समय है मैनेजमेंट के अंतर्गत अन्य जो महत्वपूर्ण जो काम है उससे हम लोग जो है उससे हमारा उसके ऊपर हम फोकस करें, अन्य जो अनवेस्टेड जो अननेसेसरी जो टाइम है उसको वेस्ट ना करें बाय द टॉप मैनेजर्स ऑन दीज प्रॉब्लम, यानी इन समस्याओं के ऊपर अपना जो मूल्यवान समय वो वेस्ट ना करें, और इश्यूज विच वुड इजीली हैंडल बाय देन सबऑर्डिनेट्स, यानी उन समस्याओं के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान अपना टाइम वेस्ट ना करें जिन समस्याओं को किसी सबऑर्डिनेट्स के द्वारा भी सुलझाई जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका डिसीजन जो है या जो सॉल्यूशन जो है वो सबऑर्डिनेट्स के द्वारा या जो अदर जो लेवल्स हैं मिडिल एंड लोअर उनके द्वारा भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। पर उस कई ऐसे निर्णय जो बाकायदा टॉप लेवल तक पहुंच गए तो वो सिर्फ उनका समय वेस्ट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आपको ये बताता है कि आपको कई बार जो मैनेजमेंट है उसको आप उसके इम्पोर्टेंट वर्क में ही बिजी रहने दीजिए, जो अननेसेसरी जो वेस्टेड टाइम वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें उनको टॉप लेवल को इन्वॉल्व ना करें, और जो सब ऑर्डिनेट्स हैं या जो बाकी के जो दो लेवल्स हैं मिडिल और लोअर उन तक ही उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, जिससे कि समय भी बचेगा और उस जो काम है वो भी अपनी जो है निपुणता के साथ में चलता रहेगा। ठीक है, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो एक बात और है वो है कि एक जो स्टार हैं, एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि जब कार्यक्रम सही चल रहा है तो वहाँ पर प्रबंध काम नहीं करता। सही बात भी है, जब सब कुछ सही चल रहा है तो हम क्यों सोचेंगे कि कुछ गलत है ना। जब तो वहाँ पे भी यूँ लगता है कि जो प्रबंध है वो अपना काम कर रहा है, परंतु अपवाद यानी कि समस्या हुआ, कोई डिफ़िकल्टी आ गई है ना, प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी या कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना है मैनेजमेंट का, तो वहाँ पर जब प्रबंधक की आवश्यकता होती है तो वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। इस कार्य प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी अपवाद द्वारा प्रबंध। ठीक है, तो यहाँ पे वापस एक और है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज एन इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल टेक्निक दैट प्रोवाइड मैनेजमेंट विद सिग्नल्स दैट टेल व्हेन अ कंडीशन और ऑपरेशन इज विद इन इट्स प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड एंड व्हेन इट इज नॉट। ठीक है, तो कुल मिला के आ गया आपको समझ में कि जो मैनेजमेंट है उसको अपना ध्यान कहाँ पे देना है? केवल इंपॉर्टेंट डिसीजंस के ऊपर ही। बाकी जो अननेसेसरी जो वेस्टेड वाले टाइम या छोटे मोटे जो डिसीजंस है या प्रॉब्लम्स हैं उनमें टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उसमें प्रबंधकों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? ताकि जो है उनका वो अपनी ही जो मेन जो ऑब्जेक्ट वाले काम है वो उनमें वो बिजी रहें, और इस तरह के जो छोटे मोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो, और वो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वही इन समस्याओं को सॉल्व कर दें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस यानी इसके महत्व। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग जो है मैं उनको रीड आउट भी कर रहा हूँ और वो आपको समझाता भी जा रहा हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट है
वो है इट सेव्स टाइम एफर्ट्स एनर्जी ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत होती है। बिल्कुल सही है कि जो प्रबंधक है वो इस तरह के जो छोटे मोटे जो डिसीजंस हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिससे कि उनका जो पर्सनल जो टाइम है वो सेव होता है। नेक्स्ट, अधिशासी प्रयत्नों को वांछित समय में स्थान पर संकेंद्रित किया जा सकता है। इट मीन्स कि द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज डिमांडिंग अर्जेंट अटेंशन ऑफ मैनेजर कांट बी ओवरलुक्ड। नेक्स्ट इज timely attention and correct measures for exceptional issues can be ensured as per desired standard, यानी जटिल समस्या मामले उच्च अधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते हैं। यानी कई बार क्या है कि जो इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर यदि मैनेजमेंट ध्यान दे रहा है तो कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स यदि आ जाती हैं तो वो उनकी नज़र से बच जाती हैं या वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, इसके बाद है प्रबंधकीय क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करना आसान हो जाता है। इट मीन्स कि इट एक्सटेंड द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो क्या है कि निर्णय की बारंबारता में कमी लाई जा सकती है, यानी इट रिड्यूसेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ मेकिंग डिसीजंस, यानी जो बार बार जो मैनेजमेंट को जो डिसीजंस मेकिंग करनी पड़ रही है, यानी जो फाइनल जो डिसीजन लेना पड़ रहा है, जो बेस्ट डिसीजन लेना पड़ रहा है, उसके अंतर्गत उसको बार बार इन्वॉल्व करना से वो अपने ऑब्जेक्ट और एम से जो प्रबंधक है दूसरे जो महत्वपूर्ण कार्य उनको नहीं कर पाते हैं, यानी ठीक है, तो इससे उससे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अपनाने से वो से बच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उपलब्ध समय के इतिहास एवं प्रवृत्तियों की जानकारी का पूर्णतम उपयोग संभव हो पाता है, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल डेट हिस्ट्री एंड नॉलेज ऑफ ट्रेंड इज पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि अधिक योग्य एवं उच्च वेतन पाने वाले व्यक्तियों को उच्च प्रत्यय वाले कार्यों पर लगाया जा सकता है, यानी ऑप्टिमम सुपीरियर कैन बी वन टाइमली अबाउट सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ डेविएशन विच रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन एंड इट कैन लिमिट और रिड्यूस द डेविएशन ऑफ इन परफॉर्मेंस। कहने का मतलब है कि जब आप अपने मैनेजमेंट को में टॉप लेवल्स को जब आप उच्च वेतन दे रहे हो, उच्च क्वालिटीज़ दे रहे हो, है ना, उच्च फैसिलिटीज़ दे रहे हो, तो आप उनका जो यूज़ है वो काफ़ी अच्छे हाई लेवल के डिसीजंस में ही करें। उनका इस तरह के जो छोटे मोटे जो डिसीजंस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट ना करें। ठीक है, इसके बाद जो और इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं इट फोकसेज ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड फॉर डूइंग द थिंग्स एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, यानी जो महत्वपूर्ण जो डिसीजंस है, महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उसी के ऊपर ये फोकस करवाता है। कौन? अपवाद द्वारा प्रबंध, और बाकी के ऊपर जो है नहीं फोकस करवाता है, यानी उनको सबऑर्डिनेट्स के द्वारा ही सुलझा लिया जाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है अनुभव रहित व कम अनुभवी प्रबंधकों के लिए बिना प्रशिक्षण के भी नौ कार्यों को संपन्न करना आसान हो जाता है, यानी इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड सबऑर्डिनेट्स हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूजिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन परफॉर्मिंग देयर रूटीन्स जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपको रीड आउट किया, पढ़ के या समझ के बताई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस की। देखिए, जहाँ पे लाभ है वहाँ हानि तो होनी ही है। ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू वाली बात है कि यहाँ पर इसके कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ लॉसेज भी हैं। तो उन लिमिटेशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि प्रमोट्स पर्सनलाइज्ड डिसीजंस ऑफ एन इंडिविजुअल। दिस अप्रोच प्रमोट्स पर्सनलाइज्ड डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल। क्या मतलब हुआ कि यह संगठन पर व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार को भी बढ़ाती है। अब आप देखिए कि क्या अब आपके अकॉर्डिंग तो आपको लग रहा है कि ये जो कोई भी आपके सामने समस्या आई तो आपको तो लग रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है, ये आपका व्यक्तिगत विचार था, पर वो समस्या बड़ी नहीं थी। ठीक है, उसको टॉप लेवल तक नहीं जाना चाहिए था, तो वो समस्या उसके अकॉर्डिंग तो बड़ी थी तो उसने भेज दी, पर बाकी वो समस्या बड़ी नहीं थी, तो है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो व्यक्ति के जो व्यक्तिगत विचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस MBE के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि यह प्राय अविश्वसनीय संबंधों पर आधारित होती है, यानी इट रिक्वायर्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लीन एंड बोर्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू एंड इट रिक्वायर्स डिटेलिंग रिपोर्टिंग सिस्टम विच इज़ नॉट सो ईजी। यह क्या मतलब हुआ कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी काम करती है अपवाद द्वारा प्रबंध, लेकिन वो आपके पास में प्रस्तुत नहीं हो पाती। इसके अलावा ये जो है इट
इट रिक्वायर्स टू मच पेपर वर्क, है ना, विच मेक्स इट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस, कि ये काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क को भी जो है इट प्रमोट्स इट या इट रिक्वायर्स टू मेक मच पेपर वर्क, ये कागजी कार्रवाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, जो कि सही नहीं है। डिफ़िकल्टी टू मेक परफॉर्मेंस एक्यूरेटली, यानी कि अब आपको यहाँ पर समस्या ये आएगी कि आप मेज़र कैसे करेंगे कि किसके द्वारा परफॉर्मेंस अच्छा दिया गया, यानी टॉप लेवल के द्वारा या मिडिल या लोअर के द्वारा, क्योंकि डिसीजन तो तीनों ही अपनी अपनी जगह पे बढ़िया लेते हैं। टॉप लेवल के द्वारा अच्छा डिसीजन लिया जाता है, मिडिल और लोअर के द्वारा यदि किसी प्रकार की छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाता है, तो हम ये मेजर नहीं कर पाते कि किसके द्वारा अच्छा डिसीजंस लिया गया है या कौन जो है बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। डज नॉट मेजर्स फैक्टर्स, इसके अलावा हम लोग ये भी फैक्टर्स नहीं जान पाते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको कैसे मेजर किया जाए, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर ही आ गया कि ये प्रणाली अन्य घटकों जैसे मानवीय व्यवहार आदि की माप को ये इसको मेजर नहीं कर पाती कि आखिर में ह्यूमन का जो नेचर है वो कितना इफेक्ट कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। और इसके अलावा यह प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में सब कार्य ठीक प्रकार से चलता है ये मान के चलती है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने, झगड़े होने हैं, तो आप लोग क्या सोच के चलते हैं, चलो ठीक है यार इग्नोर मारो, है ना। या अब आप कब तक उसको इग्नोर मार सकते हो, जब तक कि वो कोई बड़ी आकार ना ले ले। तो आप उसने छोटे में ही आपने उसको इग्नोर करना शुरू किया तो आपको नहीं लगता है ये तो कोई झगड़े हो ही नहीं सकते, ये कोई इशू नहीं है, पर हो सकता है कि वो काफ़ी बड़े इशू बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रबंध है उसको ये एक तरह से आप झूठा ही इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद द्वारा प्रबंध, ठीक है। तो अब आपके बुक्स के अंदर ये सब कुछ रिटर्न है, मैंने आपको एक बार पढ़ के बता दिया है, आपको समझा भी दिया है। आप लोग अपनी इस बुक्स के अंदर इनको एक बार वापस रीड आउट करें और इसको समझें। बाकी तो हम लोग यहाँ पर बैठे ही हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि एक इसका लास्ट टॉपिक होगा टेक्निक्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी व्यूहात्मक प्रबंध। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।